तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जड़ यानी रूट, कार्य, प्रकार, विशिष्टताएं। और ये दो भाषाओं में मैं क्लास संचालित करूंगा। इसमें हम जड़ों के बारे में पढ़ेंगे और जड़ के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको समझेंगे अच्छे से। तो जड़ यानी कि वनस्पति, आपको वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जड़ों को पढ़ना है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के शुरुआती जो बातें हैं उनको पहले हम चर्चा में ले रहे हैं। जैसे कि वनस्पति विज्ञान या बॉटनी जो है, ये इसके जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। ये एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे और इनका आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लैंटरम, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोरिया प्लैंटरम इनकी ओरिजिनल बुक तो नहीं है, हो सकता है कि थियोफ्रेस्टस की बुक को ही आगे चल के एक समझ लीजिए इस पर व्याख्यान लिखा गया किसके द्वारा, फ्रेडरिक विल्मर के द्वारा। तो ये हिस्टोरिया प्लैंटरम नाम की जो मूल पुस्तक लिखी है थियोफ्रेस्टस ने, उन्होंने उसमें लगभग 500 प्रकार की वनस्पतियों का उल्लेख किया है। बस नहीं, और इसका आंतरिक कुछ पृष्ठ इसमें दिखाया गया है, कुछ ऐसे इसमें पृष्ठ बने हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है, और उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लैंटरम है। इसमें लगभग 500 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। इसी तरह से जब हम जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी के जनक एरिस्टो यानी एरिस्टोटल हैं, और उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया, जिसमें लगभग 500 प्रकार के जीवों की बात की गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। ठीक, अब हम बात करते हैं जड़ों के बारे में। तो जड़ देखिए, जैसा कि हमें चित्र में आप देख पा रहे हैं, जब हम कोई बीज बोते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, एक उसमें से एक संरचना ऊपर की तरफ जाती है, एक नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है ये संरचना, ये वाली। ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लूम्यूल। यहाँ पे लिखा हुआ है PLUMULE। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक, और वहीं पे इसके अपोजिट नीचे की तरफ जो जा रही है इसको बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, अंकुरण हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, यानी कि अंकुर निकल रहा है। तो दो तरह के अंकुर निकलेंगे, ऊपर जो जाएगा वो प्रांकुर कहलाएगा, और दोस्तों यही प्रांकुर आगे चल के किसका रूप ले लेगा? यही प्रांकुर आगे चल के तने का रूप ले लेता है। ठीक है, ये आगे चल के क्या बन जाएगा? तना बन जाता है। ठीक, और वहीं पे जो मूलांकुर है वो आगे जाके क्या बन जाएगा? वो जड़ बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है कि उसी का एक चित्र सामने है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए आपने बीज लगाया है, ऊपर जा रहा है तो ये क्या है? ये प्रांकुर है। ठीक है, और नीचे आ रहा है तो मूलांकुर है। और प्रांकुर जो है वो क्या बनेगा? तना बनेगा। मूलांकुर जो है वो क्या बनेगा? जड़ बनेगा। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बीज को बोने के बाद उसका आरोही भाग क्या कहलाता है, तो आरोही भाग का मतलब जो ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है प्रांकुर। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लूम्यूल। और वहीं पे अवरोही भाग यानी जो नीचे जा रहा है, नीचे कौन जाती है? तो नीचे जड़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? मूलांकुर, यानी मूल का अंकुर। मूल मतलब क्या होता है? जड़। दीर्घ संधि हुई यहाँ पे, मूलधन अंकुर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मूलांकुर को इंग्लिश में बोलता है रेडिकल। ठीक, जो कि आगे चलकर क्या बनेगा? जड़ बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम जड़ की एक छोटा सा मतलब एक स्वरूप देख रहे हैं जड़ का। तो जड़ कभी भी आप देखेंगे किसी पेड़ को उखाड़ के, तो लगभग अधिकतर पौधों में आपको ऐसी जड़ मिलेगी जिसमें बीच का हिस्सा मोटा सा मांसल संरचना होगी। ठीक है, और बीच का जो हिस्सा मांसल संरचना है उसको बोलते हैं प्राथमिक जड़, और जिसमें से बहुत सारी शाखाएं फूटी होती हैं। ये शाखाएं, अगर पहली शाखा फूटी है तो इसको बोलेंगे द्वितीयक जड़। क्या बोलेंगे? द्वितीयक जड़। और इसमें से भी शाखाएं फूट जाती है तो क्या कहलाएंगी? तृतीयक जड़। ठीक है, इस तरह से जो बीच वाली संरचना है वो प्राथमिक जड़ कहलाएगी, बाकी सभी संरचनाएं द्वितीयक और तृतीयक जड़ें, ये सब मिलके द्वितीयक और तृतीयक जड़ें मिलकर क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है मूल रोम। ठीक है, मूल रोम, मूल यानी जड़, रोम मतलब रोया, यानी जड़ों के दो बाल की तरह संरचना है। जड़ में से जो बाल जैसे संरचना निकली है वो क्या कहलाएंगी? मूल रोम। और यही मूल रोम जो होती है वो जमीन में यानी मिट्टी में से पोषण और जल का अवशोषण करती है, और इस प्रकार से अवशोषण करती है वो प्राथमिक जड़ को देती है, और इस तरह से पूरे आपके
पादप यानी पेड़ को पोषण मिलता है और खनिज लवण की प्राप्ति होती है जो जल में घुले हों या मिट्टी में घुले होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों ये जो प्राथमिक जड़ है उसकी सबसे नीचे वाले हिस्से को देखते हैं तो इसको बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, और रूट कैप का काम क्या होता है, ये नुकीला सा होता है और मिट्टी में खुदाई करते करते जड़ का विस्तार करता है। ठीक है, तो अगर रूट कैप नहीं होगा तो नीचे खुदाई नहीं होगी और जड़ नीचे तक नहीं जाएगी। ठीक है, आप कभी देखे होंगे कि आपने कोई आम का पेड़ लिया, आम का बीज लिया, आम खाने के बाद सीजन में आप इधर फेंक देते हैं, आम का बीज जो है धीरे धीरे अंकुरित होकर इस तरह से एक ऊपर अंकुर निकलेगा, नीचे मूलांकुर निकलता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं वो ज्यादा बड़ा हो गया तो आप उसको उखाड़ के सोचते हैं कहीं और लगा दें। उखाड़ की गलती क्या करते हैं, जैसे आप उखाड़ेंगे तो आप चट 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 की ऐसी आवाज सुनेंगे, वास्तव में वो इसके हेयर रूट्स जो हैं यानी रूट हेयर जो है, मूल रोम जो है वो टूट रहे हैं, और जब मूल रोम टूट जाएंगे तो दोबारा आप जब लगाएंगे तो क्या वो खनिज लवण और जल का अवशोषण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप जो दोबारा पेड़ लगाएंगे वो बहुत कम चांस होता है सक्सेसफुली लग पाएगा। ठीक है, और कभी कभी आपने देखा उखाड़ा तो यही अंदर रह गया, नीचे कुछ भाग मिट्टी में रह गया और ये ऊपर गया। ठीक है, तो ये भी अगर रह गया उसी मिट्टी में तब भी आपका लगाने का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको वो पेड़ लगाना है तो आप चारों तरफ की काफी दूर की मिट्टी लीजिए, पूरा उखाड़ के अच्छे से खोद के तब जाके उसको लगाइए तो वो सक्सेसफुली लग जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये जड़ क्या कहलाएगी? प्राथमिक जड़। ठीक है, प्राथमिक जड़ से जो रोए निकले हैं वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक और द्वितीयक जो मिलकर क्या कहलाते हैं? मूल रोम कहलाते हैं, रूट हेयर्स कहलाते हैं। इसका सबसे निचला भाग नुकीला जो रूट कैप कहलाता है, रूट कैप की नीचे खुदाई करते हुए लेके जाता है जड़ों को। ठीक है, एसएससी ने एक बार पूछा था निम्न में से किस प्रकार के पौधों में रूट कैप नहीं पाई जाती? तो रूट कैप ऑप्शन में क्या क्या दिए थे? मरुद्भिद पौधे, जलोद्भिद पौधे और से एक दो। ठीक है, तो मरुद्भिद हो या मिट्टी वाले पौधे हो उनको खोदने के लिए रूट कैप चाहिए, लेकिन जल वाले जो पौधे होंगे उनको खोदने के लिए, क्योंकि जल को तो खोदना नहीं, जल तो द्रव है। ठीक है, उसके लिए रूट कैप की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिए कि रूट कैप जलोद्भिद पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला है जड़ के कार्य और विशिष्टताएं। ठीक है, समझिए दोस्तों, जल और खनिज लवणों का अवशोषण जो मिट्टी या जल में घुले हुए हैं उनका अवशोषण करने का काम कौन करते हैं? हमारी जड़ें ही करते हैं पादपों की। ठीक है, इसके साथ साथ यांत्रिक स्थिरता, स्थिरता मतलब स्थिर रखती है पेड़ों को, और सहारा भी प्रदान करते हैं कौन? जड़ें ही पेड़ की। ठीक है, सबसे बड़ा काम यही होता है। इसके साथ साथ इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये जड़ें जो होती हैं जलानुवर्ती होती हैं। जलानुवर्ती का मतलब क्या होता है समझिए, जल के अनुवर्ती, दीर्घ संधि यहाँ पे भी है। ठीक है, यानी जल को जो फॉलो करती हैं, जल की तरफ बढ़ती हैं। हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? जल की तरफ बढ़ती हैं। तो पॉजिटिव का मतलब हुआ ये हाँ बढ़ती। ठीक है, जड़ें जो है वो जल की तरफ बढ़ती हैं। ठीक, उसी तरह से गुरुत्वानुवर्ती यानी ये गुरुत्व यानी पृथ्वी की तरफ बढ़ती है, यानी जमीन की तरफ बढ़ती है, धरती की तरफ बढ़ती है, इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक। क्योंकि ये बढ़ती है तो इसको हमने क्या लिखा है? पॉजिटिव। ठीक है, टेक्निकली साइंस में बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब हाँ बढ़ती है या हाँ है, और नेगेटिव मतलब नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या ये प्रकाशानुवर्ती होती है? क्या ये प्रकाश के और आकर्षित होती हैं? फोटोट्रॉपिक होती हैं? फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो नहीं, जड़ें प्रकाश की तरफ तो नहीं जाती है सामान्यतः, है ना, कुछ अपवाद को छोड़ के। तो जड़ें जो होती हैं वो प्रकाशानुवर्ती नहीं होती हैं। इतनी बात क्लियर? इसके साथ साथ दोस्तों कुछ जड़ें होती हैं जो अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं, यानी वो भोजन बनाते हुए भोज्य पदार्थों को संग्रहण करते हैं, और वो भोज्य पदार्थ उनके भी काम आता है और हमारे भी काम आता है। जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, ये सब जड़ें हैं और उनके जड़ों में ही भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है। ठीक है, वो अगर अपना भोज्य पदार्थ गाजर संग्रहित ना करे तो हम गाजर का हलवा नहीं खा सकते, है कि नहीं? इसी के साथ साथ दोस्तों जड़ों में और तनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, विशिष्ट अंतर होता है। देखिए, जड़ों में तनों की तरह पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप समझिए पर्व और पर्व संधियां क्या है। तो आप देखिए ये गन्ने का आपको गन्ना दिख रहा है ना, तो गन्ने में आप देखते हैं या बांस देख लीजिए, कोई भी चीज हो जिसमें तना है, तो ये जो गांठें हैं इनको बोलते हैं पर्व। क्या बोलते हैं? पर्व। इंग्लिश बोलते हैं नोट्स। ठीक है, और दो नोट्स के बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड्स। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे पर्व संधि। पर्व संधि।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। तनों में ही ये पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, इसके अलावा जड़ों में ये नहीं पाई जाती। ठीक है, इसीलिए हल्दी जो है वो क्या है, तना है, क्योंकि उसमें पर्व संधि पाई जाती है, हल्दी जड़ नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जड़ों के प्रकार। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली जो जड़ें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। मूसला जड़ें, जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या, टैप रूट्स। ठीक है, ये TAP है, टैप रूट्स। ठीक, उसी तरह से इसके बाद होती है रेशेदार या झकड़ा जड़ें, और सबसे लास्ट में आप देखते हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक, क्या होती है समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा भी मैंने आप चित्र बताया था, जब बीच वाले एक जड़ बहुत मोटी सी हो, ठीक है, तो ये प्राथमिक जड़ कहलाएगी। इसके अलावा कुछ और जड़ें निकली, उनमें से भी अंकुर फूटे हैं, तो ऐसी जड़, ऐसी संरचना पूरी क्या कहलाएगी, मूसला जड़ कहलाती है। ठीक है, यानी इसमें एक बड़ी जड़ होगी जो सबसे बड़ी होगी, प्राथमिक होगी, मोटी होगी, मांसल होगी। इसके अलावा इसमें से मूल रोम निकले होते हैं। इस प्रकार की जड़ें क्या कहलाएंगी, मूसला जड़ें, जैसे मूसल की तरह है। ठीक है, और खास बात क्या है, ये मोस्ट ऑफ द किसमें होगी, डाइकॉट्स प्लांट्स में होगी, यानी द्विबीजपत्री पौधों में। अब द्विबीजपत्री क्या है दोस्तों, तो ऐसे बीज जिनको आप फोड़े तो वो 2 भागों में टूटे। जैसे आप मटर को तोड़े तो वो 2 भाग में टूट जाती है। ठीक है, आपने चना तोड़ा 2 भाग में, दालें 2 भाग में, तो वो द्विबीजपत्री होती है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पौधों में आपको कैसी जड़ मिलेगी, मोस्टली मूसला जड़। ठीक है, उदाहरण देखिए लिखा है चना, मटर, आम वगैरह वगैरह। आम भी देखिए आप 2 टुकड़े में टूट जाता है। ठीक, उसके बाद आती है रेशेदार या झकड़ा जड़ें। रेशेदार नाम से लग रहा है फाइबर यानी धागे जैसे होगी। ठीक, ऐसे ऐसे कभी आप घास उखाड़ेंगे या गेहूं उखाड़ेंगे या धान उखाड़ेंगे, तो वहां पे आपको ऐसा कोई बीच में बड़ी मोटी सी जड़ नहीं मिलेगी, वहां पे आपको सब एक ही तरह रोए की तरह होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि जो रेशेदार या झकड़ा जड़ें हैं, इसमें कोई भी प्राथमिक जड़ आपको नहीं मिलती है, क्योंकि उसका रूपांतरण हो चुका होता है, सब एक जैसी बन जाती है। ठीक है, और ये किसमें होंगी, ये एक बीजपत्री पौधों में होंगी, यानी ऐसे बीज जिनका तोड़ेंगे तो आपको कुछ अलग अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसको आपको तोड़ेंगे तो क्या ये दाल बन जाएगा, नहीं। ठीक है, तो एक बीजपत्री वाले में क्या मिलेंगे, आपको रेशेदार या झकड़ा जड़ मिलेंगी। वहीं पे द्विबीजपत्री में कौन मिलेगा, मूसला जड़। ठीक है, याद करने का तरीका याद कर लो, टैप रूट बोलते हैं, T से टैप और T से टू। ठीक है, तो द्विबीजपत्री में क्या मिलेंगे आपको, मूसला जड़ मिलेंगे। ठीक, अगली चीज अपस्थानिक। देखो अप का मतलब होता है, अप का मतलब होता है दूर। ठीक है, हिंदी में अप क्या है, उपसर्ग है। अप का मतलब होता है दूर, और स्थानिक मतलब स्थान ग्रहण करने वाला, यानी अपनी मूल जड़ के अलावा भी कभी कभी पादपों में से कहीं और दूसरी जगह से भी जड़ निकलती है। ठीक है, तो वो जड़ें क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें, इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें, जैसे आप देख सकते हैं बांस में, आप देखे होंगे कि नीचे तो जड़ है ही बांस में, इसके साथ साथ उसके आसपास देखिए तो ऐसे ऐसी जड़ें निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो जड़ें हैं क्या कहलाएंगी, अपस्थानिक जड़ें। बांस के साथ साथ आप गन्ना में देखते हैं, ये भी क्या है, अपस्थानिक जड़ें। उसी तरह आप देखेंगे कि बरगद का पेड़ है, तो उसमें भी देखते हैं ऐसे लंबी लंबी जड़ें निकली हुई है, नीचे लटकी होती हैं, वो कभी मिट्टी पा गई तो पेड़ का रूप ले लेती है। तो पीपल हो गया, बरगद हो गया, गन्ना हो गया, बांस हो गया, मक्का, इन सब में जो जड़ें पाई जाती हैं वो क्या है, तो वो अपस्थानिक जड़ें हैं। इतनी बात क्लियर? आप देखना चाहें चित्र में देखिए, यहां देखिए, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये टैप रूट्स है। देखिए बीच वाली मोटी जड़, इसके बाद रोए दिखाई दे रहे हैं, बीच वाली मोटी जड़ पे रोए दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसके बाद ये देखिए गाजर, ये भी क्या है, टैप रूट है। ठीक है, दिख रहा है। और ये देखिए चुकंदर, ये भी क्या है, टैप रूट है। लेकिन जब फाइब्रस रूट की बात करते हैं, यानी रेशेदार जड़ें की बात कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे देखिए कोई भी मूल जड़ आपको नहीं दिख रही। ठीक, यहाँ पे बीच वाली सब मोटी है। ठीक, क्योंकि ये टैप रूट है, यानी मूसल जड़ है, मूसला जड़। ठीक, इसी तरह से आप देखिए ये बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ में आप देखें बहुत सारी शाखाएं से लटक के जमीन से टच करके उसी को सहारा दे देती है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत समय तक जिंदा रहता है, तो इतना बड़ा और भारी भरकम पेड़ को सहारा देने के लिए ईश्वर ने इनको अपस्थानिक जड़ें दे दी है, और ये अपस्थानिक जड़ें नीचे जब टच कर जाती हैं तो इसको सहारा देती है और लंबे समय तक जिंदा रख देती है। ठीक है, तो ये अपस्थानिक जड़ें हैं। ठीक, ये आपको दिख रहा है टमाटर, ये आपको इसमें देखो बीच वाली जो है थोड़ी मोटी है, तो कौन सी जड़ है, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई मूसला जड़।
क्लियर। इसके बाद इधर देखिए दोस्तों, ये शायद मक्का या भिंडी की तरह लग रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा जड़ें निकली हैं। तो एक्स्ट्रा जो जड़ें निकली थी क्या कहलाती हैं? तो ये है अपस्थानिक जड़, ठीक, अपस्थानिक। इसी तरह से बांस आपको बताया था, देखो एक्स्ट्रा जड़ें निकली, ठीक, अपने स्थान से दूर जड़ें निकली हैं, तो वो जड़ें क्या कहलाएंगी? वो अपस्थानिक जड़ें कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे तो जड़ गई ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ इधर बाहर भी जड़ें निकली हैं, एक्स्ट्रा जड़ें अपनी जगह को छोड़ के निकली हैं, तो ये भी क्या है? ये भी अपस्थानिक जड़ ही है। ठीक, ये भी देखिए सेम उसी तरह से मक्का का पेड़ संभव होता है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कौन सी जड़ है? अपस्थानिक जड़ है कि नहीं? ये देखो बरगद फिर से आ गया, तो ये भी क्या है? अपस्थानिक जड़ है। ठीक, अपस्थानिक का मतलब क्या हुआ? जो अपने स्थान से कहीं और जड़ निकल रही है, यानी आप बोल सकते हैं कि अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो मूलांकुर के अलावा कहीं और से निकल सकती है, शरीर आपके पेड़ के किसी भी शारीरिक भाग से। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। ये देखिए शानदार सा पीपल बरगद का पेड़ है, इसमें देखिए बहुत सारी क्या निकली हैं, ये सभी की सभी क्या हैं? जो शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये जड़ें हैं, और ये जड़ें कौन सी हैं? अपस्थानिक जड़ें। ठीक, अब ये सब जड़ें ना होती तो ये इतना लंबा समय तक जिंदा ना रहता। तो मैं अब देखिए दोस्तों, जो मूसला जड़ें हैं वो रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित मतलब अपना रूप बदल लेती हैं और कुछ अलग अलग संरचनाएं प्रकट करती हैं। ये मूसला जड़ों के कई प्रकार होते हैं। देखिए ये जैसे तर्करूपी हो गया, तर्करूपी यानी फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजी मतलब मूली की तरफ से। ठीक है, यानी अगर मूसला जड़ों में जो मूल प्राथमिक जड़ है, ठीक है, वो ऊपर थोड़ा सा सकरी और बीच में थोड़ा सा चौड़ी, उसके बाद फिर से नीचे आते आते सकरी हो जाती है, तो ये दोस्तों क्या कहलाती है? तर्करूपी मूसला जड़ कहलाती है। ठीक है, हमेशा देखिए दोस्तों, जो भी जड़ होगी, जड़ों के लिए आप देखेंगे कि उसका बेस जो होगा नुकीला होता है। ठीक है, उसका नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? नुकीला होता है, लेकिन तना में ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसी से आप पता चल सकता है कि मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर और ये शकरकंद, ये सब जड़ें हैं, ना कि तना। ठीक है, आपको डाउट नहीं रखना है। तो तर्करूपी जो है वो क्या है? मूली क्या है? तर्करूपी मूसला जड़ है, मूसला जड़ का रूपांतरण। ठीक, और वहीं पर शंकुरूपी, शंकु कैसे बनता है? आप पढ़े होंगे उसमें। ठीक है, किसमें पढ़े होंगे? मेंसुरेशन पढ़े होंगे। शंकु ऐसे बनता है, उल्टी टोपी की तरह, बड्डे वाली टोपी की तरह। ठीक, तो गाजर का शेप आप देखेंगे तो गाजर का शेप कैसा है? शंकु जैसा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोनिफॉर्म या कोनिकल या शंकुरूपी जड़। क्लियर। इसके बाद दोस्तों कुंभी रूपी या नेपिफॉर्म। ठीक, कुंभी का मतलब होता है घड़ा, कुंभ का मतलब घड़ा, कुंभी मतलब छोटा घड़ा। ठीक है, तो आप जब सलजम को देखेंगे या चुकंदर को देखेंगे, ठीक है, तो इसका निचला भाग तो नुकीला है, लेकिन बीच में ये क्या है? गोल गोल मोटा मोटा। ठीक है, तो चुकंदर और सलजम जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? मूसला जड़ के कुंभी रूपी रूपांतरण के रूप में। ठीक है, वहीं पे गांठदार या ट्यूबरस जो जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें, उनमें आता है एग्जाम्पल के लिए शकरकंद। ठीक है, शकरकंद देखिए इस तरह संरचना है और ये किसमें आ जाता है? गांठदार में। ठीक, आपको याद रखना है, आपको हो सकता है डाउट हो कि आलू तो तना है, तो शकरकंद भी तना होना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए क्या? कि शकरकंद तना नहीं है, शकरकंद क्या है? जड़। ठीक है, और वो कौन सी जड़ है? याद रखिए ट्यूबरस जड़ है, यानी कि वो गांठदार कंदिल जड़ है। कंदिल मतलब कंद के जैसे। क्लियर? ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपस्थानिक जड़ों का भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। एडवेंटिकस जो रूट्स हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे पहला नंबर आ गया स्तंभ जड़। ठीक है, स्तंभ जड़ का मतलब होता है खंभे की तरह जड़, यानी आपने बरगद में देखा कि ऊपर से वो गिरी कहाँ? नीचे। ठीक है, वो सीधे सीधे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर पे आकर गिरी हैं, तो ऐसी जो जड़ें हैं वो क्या कहलाएंगी? वो स्तंभ जड़ कहलाएंगी, जो संभवतः बरगद और पीपल में होती हैं। ठीक है, इसके बाद अवस्तंभ जब जड़ें होती हैं वो लगभग आप बोल सकते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, यानी तिरछा ऐसे निकली होती है, जैसे आप बांस में देखते हैं, गन्ना में देखते हैं। ठीक है, और किसमें देखेंगे? मक्का में देखते हैं। ठीक, जो तिरछी तिरछी टिल्ट है, स्टिल्ट है, वो क्या कहलाएंगी? वो अवस्तंभ जड़ें कहलाती है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों न्यू मेटाफर, न्यू मेटाफर यानी श्वसनक, श्वसन करने वाली, ठीक है, स्पेलिंग ये है पी एन ई, पी साइलेंट है। तो आपने देखा क्या, अभी सब चित्र आपको दिखाते हैं, पहले समझ लीजिए। राइजोफोरा, ठीक है, राइजोफोरा या सुंदरी वृक्ष जो मैंग्रोव वन है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहलाता है, क्योंकि वहां पे सुंदरी नाम के क्या है, वृक्ष हैं। तो सुंदरी वनों की क्वालिटीज होती है, सुंदरी वृक्षों की क्वालिटी होती है कि उनकी जड़ नीचे से ऊपर की तरफ आती है, ठीक है, और उनमें छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई इसको नहीं मिल पाती है, तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए वो कहां से, नीचे से ऊपर आ गए दलदल से, ठीक है, और ये जड़ें क्या कहलाएंगी, श्वसनक या न्यू मेटाफर कहलाती है, ठीक। और इनमें जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिनसे ये ऑक्सीजन लेती हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यूमेथोडस, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूमेथोडस, क्लियर। अगला है दोस्तों सक्शन, सक्शन या सकिंग रूट्स, ठीक है, सकिंग का मतलब चूसने वाले। कुछ ऐसे परजीवी पेड़ होते हैं जो दूसरे पेड़ पे लग के उन्हीं के पोषण को चुरा लेते हैं, चूस लेते हैं, ठीक है, उनमें आता है जैसे अमरबेल, ठीक है, अमरबेल जो है वो किसी भी पेड़ पे गिरेगा, लग जाएगा और उसके जो फ्लोएम होता है या जाइलम होता है उससे सारा उसका न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थ चुरा लेता है, चूस लेता है, उसको हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेड़ों की जड़ें क्या कहलाती हैं, चूषण जड़ें कहलाती हैं, ठीक। अगली है आरोही, आरोही का मतलब होता है चढ़ने वाला, ठीक है, कुछ जड़ें होती हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें वो उनको चढ़ा देती है दूर तक, जैसे पान जो है वो चढ़ता चला जाता है, मनी प्लांट जो है चढ़ता चला जाता है, ठीक है, तो ऐसी जड़ें क्या कहलाएंगी, आरोही जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट है अधिपादप या एपीफाइटिक, ठीक है, जब भी फाइट शब्द आएगा तो इसका मतलब है खाने वाला, अधि मतलब आधिकारिक रूप से। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पेड़ के ऊपर, पेड़ में ही अपना निवास बना लेते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि पीपल के पेड़ में जामुन का पेड़ या नीम का पेड़, या नीम के पेड़ में पीपल का पेड़ उगाता है, ठीक है, तो ऐसे पादप कहलाते हैं, अधिपादप कहलाते हैं, ठीक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि अधिपादप भी दूसरे पेड़ पे चढ़ रहा है और यहाँ पे चूषण बेल वगैरह जो है या पेड़ जो है वो भी क्या है, दूसरे पेड़ पे चढ़ रहा है। तो दोनों में अंतर ये है दोस्तों कि जो चूषण बेल होगी या जो चूषण जड़ होगी, वो चूषण जड़ वाली जो पेड़ होंगे वो जिस पेड़ पे होंगे उनसे रस सारा उनका जो उनका पोषक पदार्थ है वो चुरा लेंगे, चूस लेंगे, ठीक है, और ऐसा करने से उनको हानि होगी। लेकिन वहीं पे जब अधिपादप की बात करते हैं तो वो जिस पेड़ पे चढ़े होते हैं उसको कोई हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग एयर से, मॉइस्चर से, नमी से यानी और आपकी वायु से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं, उस पर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ता है, ठीक है, जैसे आर्किड, ठीक है। अगला है दोस्तों पर्णीय, पर्णीय मतलब फोलियर, यानी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते से ही जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जैसे अजूपा या पत्थर चट्टा, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। और कुछ अगला है स्वांगी कारक, स्वांगी कारक का मतलब होता है एसिमिलेटरी, स्वांगी कारक का मतलब होता है ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें पानी में ऐसे होती हैं कि प्रकाश संश्लेषण के कारण वो हरी हो जाती हैं और उसी जड़ में ही भोजन बनना शुरू हो जाता है, तो वो जड़ें क्या कहलाती हैं, एसिमिलेटरी या स्वांगी कारक। सिंघाड़ा जैसे हो गया, इसके साथ साथ गिलोय, ठीक, गिलोय जो है बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि आप जानते हैं, ठीक है। तो ये चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 45 डिग्री पे निकली है ना, इसलिए ये जो बांस की जो जड़ें हैं वो क्या कहलाएंगी, अवस्तंभ कहलाएंगी, अवस्तंभ, ठीक है, ये तिरछा तिरछा निकली है लेटरल साइड में, ठीक। उसी तरह से ये आप देख रहे हैं ये क्या है, अवस्तंभ है, लेकिन ये सीधे सीधे बरगद की जड़ें निकली हैं, तो ये कौन सी है, ये स्तंभ जड़ें, ठीक है, स्तंभ मूल है, जिसको आप बोलेंगे प्रॉप रूट्स और इसको बोलेंगे स्केल्ड रूट्स, ठीक। यहीं पे आप देख रहे हैं ये ऑर्किड का पौधा है, ऑर्किड जो भी आपने लिखा था, तो ऑर्किड का पौधा जो है देखिए किसी और पेड़ पे जामा है, उगा है ना, ऑर्किड का पौधा किसी और पेड़ पे उगा है और इससे पोषण नहीं प्राप्त कर रहा है, ये प्राप्त करता है पोषण अपने सराउंडिंग से, एयर से, मॉइस्चर से, या कहीं इस पे कोई मिट्टी जम गई है, धूल जम गई, उससे ये पोषण प्राप्त करता है। तो ये ऐसा कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये आदिपादप मूल का उदाहरण है, आदिपादप मूल, क्लियर। ये देखिए ये भी तिरछा तिरछा कौन सा है, आप इसको बोलेंगे अवस्तंभ, ठीक।
ये देखिए ये है मनी प्लांट, ठीक है, तो ये कौन सी बेल हो गई, आरोही, ठीक है। इसी तरह से मनी प्लांट की जड़ें देखिए, ये जो है ये है आरोही, चढ़ने वाली बेल, ठीक है। और उसके बाद ये देख रहे हैं आप क्या है, ये भी आर्किड का ही पेड़ है, ये इसका होस्ट है, ठीक, ये गेस्ट है। तो ये भी क्या है, ये हो गया अधिपादप, ठीक है। उस पर उगा भले है लेकिन उस पर आश्रित पूरी तरह से नहीं है, ठीक। इसके बाद आप देखो दोस्तों, ये है जिसको आपको बताया था चूषण, ये चूषण मूल का उदाहरण, ठीक। ये है अमर बेल, आपने आते जाते रास्ते में देखा होगा कभी पेड़ के ऊपर बहुत सारी से चाउमीन गिरी है या सेवई गिरी हुई, तो ये क्या है, अमर बेल है। और ये जिस भी पेड़ पे लग जाती है उससे फ्लोएम के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से उसका पोषण चूसती रहती है, उसको नुकसान पहुंचाती रहती है, ठीक है। लेकिन ये जो अधिपादप वाला केस आप देख रहे हैं, इसमें होस्ट ट्री को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है क्या, ये है गिलोय, ठीक। तो गिलोय में भी आपको कैसे जड़ें मिलेंगी, गिलोय में आपको मिलेंगी स्वांगी कारक, ठीक। गिलोय की आप जड़ देखिएगा जो साइड से निकली हैं वो हरी हरी हो जाती हैं। हरी होने का कारण क्या है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ये अपनी जड़ों के अंदर ही क्या करती हैं, ये अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक। ये भी जड़ निकल रही है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए सिंघाड़ा है, ये क्या है, सिंघाड़ा, जिसको आप बोलते हैं वाटर नट या वाटर चेस्टनट। तो सिंघाड़ा में आप देखिए तो उसके मूल जड़ ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये हरी हरी जड़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक। तो हरी क्यों लगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर रही है, और प्रकाश संश्लेषण जो जड़ें करेंगी वो क्या कहलाती हैं, स्वांगी कारक जड़ें कहलाती हैं, बात समझ। इसी तरह से ये देखो, ठीक, ये भी संभवतः सिंघाड़ा है, ये देखिए क्या है, स्वांगी कारक जड़ें, ये आपको दिखाई देंगे स्वांगी कारक जड़ें, ये क्या है, स्वांगी कारक, और ये भी क्या है, स्वांगी कारक जड़ें, ठीक है। ये आपको मैंने दिखाया अजूबा, अजूबा बताया था ना, पत्थर चटा। अजूबा के पेड़ से ही क्या निकलती है, जड़ें, पत्ते से ही जड़ें निकलने लगती हैं। वही जड़ें आप एक पत्ता लेके मिट्टी में दबा दीजिए तो उससे ही एक पेड़ बन जाएगा, ठीक। अजूबा का नया पेड़ बन जाता है, इसलिए इसका नाम ही अजूबा है, ठीक। तो जब वो पत्ते से ही जड़ निकले तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती हैं, पर्णी जड़, ठीक है, या फोलियल, पर्णी जड़ हो गया, ठीक। इसके बाद देखो ये दोस्तों नीचे से ऊपर निकल रहा है, अभी आपको बता दें नीचे से ऊपर निकलती हैं, तो ये जड़ें किसका उदाहरण है, ये न्यूमेटोफेरा का उदाहरण है, न्यूमेटाफर, ठीक है, ये है न्यूमेटाफर। ये भी आपको गिलोय दिखाई दे रहा है, गिलोय की जड़ें निकलने की कोशिश कर रही थी, शायद निकल नहीं पाई, तो ये निकलने की कोशिश कर रही थी, कौन सी हो जाएंगी, स्वांगी कारक वाले, ठीक। ये आपको दिखाई दे रहा है किसका पत्ता है, ये पान का पत्ता है, ठीक। पान का पत्ता चढ़ता जाता है, पान की बेल चढ़ती जाती है, तो किस मूल की वजह से, आरोही मूल की वजह से, ठीक है, कोई छूटत नहीं, समझा गया। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमारे ये समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आएगा, एक दो बार आप देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं शुरू से। तो आपको बताया वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की शुरुआत होती है, थियोफ्रेस्टस उसके जनक हैं, और जनक जो होता है वो जन्म देता है वनस्पति विज्ञान को इसके माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से। और उस पुस्तक में उसने क्या लिखा है, 500 प्रकार की वनस्पतियों का उल्लेख किया, उनके बारे में जानकारियां दी, लगभग 500 प्रकार की। पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, नाम से क्या अर्थ होगा कि प्लांट्स की हिस्ट्री यानी पादपों का इतिहास, ठीक है। ये इस तरह से बुक लिखी गई होगी। और हिस्टोरिया प्लांटेरम क्योंकि ये बीसी में पैदा हुए थे, बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी पहले, और ये 1842 में आई है, तो ये इनकी किताब नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ये थियोफ्रेस्टस की किताब पे ही समझ लीजिए टीका टिप्पणी लिखी गई होगी, इसके अंदर का कुछ सिनेरियो आपको ऐसा दिखाई दिया है, ठीक, याद रखिएगा किताब का नाम क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं आप, जड़ आपको बताया, जड़ में जो ऊपर भाग जाएगा क्या कहलाएगा, प्रांकुर, नीचे जाएगा तो मूलांकर, मूलांकुर को इंग्लिश में बोलेंगे रेडिकल,
और प्रांकुर को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। ठीक है, मूलांकुर आगे चल के क्या बन जाता है, जड़ बन जाता है, और प्रांकुर क्या बन जाता है, तना बन जाता है। ये तना हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और इस तरह से अगर हम जड़ का उदाहरण समझें तो जड़ में जो बीच वाली सबसे मांसल संरचना, मोटी संरचना ये कहलाती है प्राथमिक जड़, और उसमें से जो संरचनाएं निकली होती हैं बाल या रोए जैसी, उनको बोलते हैं द्वितीयक जड़, और उसमें से भी जो फूटी होती है संरचनाएं वो कहलाती है तृतीयक जड़। तो द्वितीयक और तृतीयक जड़ें जो होती है बहुत पतली होती है, इसलिए उनको मूल रूम या रूट हेयर्स कहते हैं। और इन्हीं के माध्यम से जड़ें अपनी मिट्टी या जल से खनिज लवणों का और पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। इस जड़ के प्राथमिक वाले हिस्से में सबसे निचला हिस्सा कहलाता है रूट कैप, जो व्हाइट कलर का होता है, ये नीचे खुदाई काम करता है। ठीक है, और जल वाले पौधों में ये रूट कैप नहीं पाया जाता है। ठीक है, जल के कार्य और विशेषताएं बात करें तो आपको बता दिया, जल खनिज लवणों का अवशोषण करता है, यांत्रिक स्थिरता प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, ये जलानुवर्ती जल के आगे आकर्षित होता है, ये गुरुत्व यानी पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है, ये प्रकाश की तरफ आकर्षित नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, तना में लेते हैं तो आप याद रखिए दोस्तों, क्या तना जल की तरफ बढ़ता है, नहीं बढ़ता, तो नेगेटिव हो जाएगा तना के केस में। ठीक है, क्या ये तना जो है गुरुत्वाकर्षित होता है, नहीं। ठीक, लेकिन प्रकाश की तरफ बढ़ता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कुछ जड़ें अपने में भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, जैसे हम याद रखते हैं गाजर, मूली आदि। ठीक है, न करते तो आपके सलाद का नुकसान होता है। जड़ों में तनों की तरह पर्व और पर्वसंधियां नहीं पाई जाती। पर्व और पर्वसंधियां आपको बता दें गांठें पर्व हैं, उनके बीच का जो स्थान हो गया कहलाता है पर्वसंधि कहलाता है। ठीक, इसके बाद आपको बताया कि जड़ 3 प्रकार की होती है दोस्तों। मूसला जड़ यानी टैप रूट्स जो ऐसी साइड शेप की होती है, और इसमें द्वितीयक तृतीयक जड़ें निकली होती है। ठीक, उसके बाद ये द्विबीजपत्र पौधों में पाए जाएंगे, जिसको आप डाइकोट्स बोलते हैं, जैसे चना, मटर, आम। ठीक है, रेशेदार या झकड़ा जड़ें जो है वो फाइब्रस यानी भाग्यनुमा संरचना होती है, जैसे बाल की तरह है। ये जो आपको काम मिलेंगे गेहूं, चावल, घास आदि में दो आप उखाड़ोगे तो आपको ऐसे जड़ें मिलेंगे। ठीक है, ये अधिकतर किसमें होंगे, एक बीजपत्री पौधों में। अपस्थानी बता दिया आपको, अप यानी दूर, स्थान मतलब स्थान से। कुछ जड़ें जो होती हैं वो मूल जड़ के अलावा भी कहीं से आपके पेड़ में निकलती हैं, वो क्या कहलाती है, अपस्थानी जड़ कहलाती है। जैसे आप गन्ना, बांस, गन्ना, बांस, पीपल, बरगद आदि में मक्का देखते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये आपको बता दिया, ये सब क्या है, ये मूसला जड़ें हैं, लेकिन ये क्या है, रेशेदार जड़ें। ठीक, ये सब आपको बताई चीजें हैं। इसके बाद आप देखे थे कि मूसला जड़ का रूपांतरण होता है तर्क रूपी, तर्क मतलब मूली की तरह संरचना, शंख रूपी यानी गाजर की तरह संरचना, कुंभी रूपी यानी शकरकंद और चुकंदर और सलजम की तरह संरचना, और गांठदार यानी शकरकंद की जैसी संरचना। ठीक, इसके बाद आपको बताया शकरकंद जो है वो तना नहीं है, जड़ है, आपको याद रखना है, अच्छे से गांठ बांध लीजिए, गांठदार जड़ है ये। ठीक है, इसके बाद आपको बताया कि अपस्थानिक जड़ें कई प्रकार की होती है। अगर सीधी सीधी नीचे गिर गई तो स्तंभ जड़। ठीक है, तिरछा तिरछा है तो अवस्तंभ जड़, नीचे से ऊपर निकली तो वो श्वसनक या निम्नटाकर, किसी के ऊपर चढ़ के उसको चूस रही है तो चूषण जड़ है, चढ़ रही है तो आरोही बेल है, अधिपादप यानी चढ़ी है लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा दी तो अधिपादप है, और वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना रही है तो क्या है, स्वांगी कारक है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर पत्तों से जड़ निकले तो वो पर्णीय जड़ कहलाती है। इसके बाद आपको बताया, मैंने चित्र दिखाया सबका और समझाया। इसके बाद आपको बताया और चित्र दिखाया, समझाया। इसके बाद आपसे बोला कि मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत।